कामकाजी मुनाफा उससे कहीं ज्यादा बढ़ता हुआ 51%, 110 करोड़ पर यह पहुंचा है आंकड़ा। मार्जिन में दिखाए तगड़ा उछाल, 36% से मार्जिन 43% के पार निकलते हुए दिखे। यहाँ पर गजब का जंप आता दिखा और मुनाफे में 126% की तगड़ी बढ़त आती दिखी। स्टॉक में शानदार तेजी 5% से ज्यादा की बनती हुई भी दिख रही है। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता साहब, जो कि 1994 से कंपनी के साथ जुड़े हैं, 30 साल से ज्यादा लंबा गहरा अनुभव रखते हैं कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल सर्विसेज का। गुप्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताएं, इस मुश्किल भरे माहौल में जब मार्केट खराब थे, लोगों का मूड काफी खराब था, पैसा लोग लगाने को तैयार नहीं, ट्रेडिंग के लिए भी बड़ा अनसर्टेन और वोलेटाइल मार्केट रहा, उस समय इस तरह की परफॉर्मेंस आई है, ये काफी जबरदस्त है, काबिल तारीफ है। बताएं क्या कुछ खास ट्रिगर्स रहे सर इस तिमाही में? नमस्कार अनिल एंड जी, दर्शकों को सभी को मेरा हार्दिक धन्यवाद एंड नमस्कार। थैंक यू सर। अनिल, जैसा आप जानते हैं, हमारी कंपनी जो सितंबर में ही आईपीओ लेके आई थी, कैपिटल मार्केट में आई थी और इससे काफी सारे इन्वेस्टर जुड़े थे। तभी हमने बात की थी और हम सारा हमेशा से दे रहा है कि हमेशा इन्वेस्टर्स को कैसे हम हेल्प करें बाय वे ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट देने के, डिफरेंट डिफरेंट बात करने के। तो हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड थीम को निवेशकों के पास ले जाते हैं और वही इन्वेस्टमेंट की थीम पे बात करते हैं, चाहे वो ब्रोकिंग के माध्यम से हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से हो। तो कंपनी में इस टफ समय में जब हमने निवेश की बात करने की बात रखी, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में जो वेरियस प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड हुआ, पीएमएस हुआ, एआईएफ हुआ, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हुए, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट हुए, और सिमिलरली अब हमने एक और नया जो कार्यक्रम यहाँ पे चालू किया वो इंश्योरेंस, लुकिंग एट इंश्योरेंस नीड वेरियस इन्वेस्टर्स की। तो ये सब का माध्यम से हम इन्वेस्टर्स की नीड्स को पूरा कर रहे हैं। तो वहां पे हम कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली एक स्पेसिफिक ग्रोथ से बढ़ रहे हैं। अगर आप नतीजों को देखेंगे तो 255 करोड़ जो इस क्वार्टर में, 256 करोड़ जो इस क्वार्टर में किया, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन की इनकम अगर देखेंगे तो करीब 36 करोड़ की आई है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर में हमने करीब डिस्ट्रीब्यूशन से जो रेवेन्यू जनरेट की है करीब 113 करोड़ की है, जो कि इटसेल्फ में 44% पिछले साल से ज्यादा है फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन इनकम। तो हम इस पूरी कंपनी के रेवेन्यू मिक्स को, जो कि ब्रोकिंग एंड नॉन ब्रोकिंग का है, उसको हमारा ध्येय यही है कि किस तरह से उस स्थिति में ले जाएं ताकि मार्केट वॉलेटिलिटी कंपनी के ऊपर कम असर करे। हालांकि जो भी ब्रोकिंग की रेवेन्यू है उस पर मार्केट की वॉलेटिलिटी इंपैक्ट करती है। तो अभी इस साल का अगर हम रेवेन्यू मिक्स देखें तो 50% ब्रोकिंग से आ रहा है एंड अबाउट 49% नॉन ब्रोकिंग से आ रहा है। ग्रेजुअली हमारा यही है कि इस 50-50 को हम स्टैटिक करें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और स्टेबल करें। और दूसरा, ब्रोकिंग की रेवेन्यू में, ब्रोकिंग के बिजनेस की रेवेन्यू में किस तरह से स्टेबिलिटी लेके आए, तो वहां पे भी एक हमने एक धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं उस ओर। क्योंकि ब्रोकिंग में भी आप देखें तो कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट की ब्रोकिंग होती है। अगेन, निवेश को ध्यान में रखते हुए लार्जली फोकस कैश मार्केट के ऊपर रहता है और डेरिवेटिव मार्केट में जो फोकस आता है उसमें भी लार्जली उस तरह की सलाह रहती है ताकि कस्टमर्स को नुकसान कम हो, हाई लिवरेज ना हो। तो ये हम एक ध्यान में रखते हुए लंबे समय के लिए काम कर रहे हैं एंड उसी की वजह से जो आप रिजल्ट देख रहे हैं हम ये ला पाए हैं इस साल में। ये भी बताएं साल कि चूंकि आपने कहा भी कि एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल आपने बनाया है, लेकिन पिछले 2 महीनों से थोड़ी सी ओवरऑल इंडस्ट्री में एमटीएफ बुक थोड़ी सी श्रिंक होने लगी है। शायद हो सकता है मार्जिन की कमी की वजह से या मार्केट के मूड माहौल के साथ में थोड़ा सा लोगों ने अपनी पोजीशन बुक की हो। क्या आउटलुक आपको अप्रैल की तिमाही में नजर आ रहा है? किस तरह का शुरुआत हुआ है पहले 2 हफ्तों में? अनिल, आई थिंक मार्केट की जो ये बुक है, जो एमटीएफ की जो बुक है, डेफिनेटली मार्केट के सेंटिमेंट्स के साथ चलती है। हमने देखा है, अगर मार्च के नंबर देखें तो करीब 6.5 से 7% ओवरऑल मार्केट लेवल पे एमटीएफ की बुक कम हुई है। बट मुझे ये लगता है जैसे जैसे सेंटिमेंट इंप्रूव होंगे, जैसे जैसे जियो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जो हम देख रहे हैं प्रॉब्लम आ रही है,
वो कम होगी, उसका इम्पैक्ट कम होगा मार्केट सेंटिमेंट्स में, आई थिंक वापस से ये बुक धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। जहां तक हमारा सवाल है, हमारी मार्च में 1100 करोड़ की बुक पहुंची है, जो कि करीब अगर हम पिछले साल से देखें 685 करोड़ से करीब 61% की ग्रोथ हमने की है, अगर पिछले साल से मैं मानूं। हम इस बुक में करीब 1250 करोड़ की ले गए थे, बट उसको हमको कंट्रोल करना पड़ा। बट इसको कंट्रोल करने का हमारे यहाँ पे दो मेजर रीजन रहे हैं। पहला, आपने देखा होगा आरबीआई का एक सर्कुलर, जिसमें ये बात हुई थी कि ऑल ऑफ ए सडन कुछ एक स्टेज पे ब्रोकर्स को जो फंडिंग फाइनेंसिंग बैंकों की तरफ से हो रही थी वो विड्रॉ हुई। उसकी वजह से जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है एवरी ब्रोकिंग हाउस में, डिफरेंट लेवल की डिफरेंट ब्रोकिंग हाउस में डिफरेंट हुई, हमारे यहाँ पे भी वो कैपिटल रिक्वायरमेंट आई। तो हमको उस मार्जिन फंडिंग बुक को न देखते हुए हमारी मार्जिन की रिक्वायरमेंट, नॉर्मल बिजनेस को करने की रिक्वायरमेंट को एड्रेस करना था। तो जनवरी फरवरी मार्च वाले क्वार्टर में हमने वो किया, क्योंकि हमें ये डर था कि मार्च तक आते आते आरबीआई के रूल लागू हो जाएंगे 1 अप्रैल से, और हमको वो फंडिंग हमारे हमारे ओन सोर्सेज से करनी पड़ेगी, रादर देन गेटिंग फंडिंग एंड फाइनेंसिंग फ्रॉम बैंक एंड एनएफसी। समहाउ रेगुलेटर आरबीआई ने उसको एक क्वार्टर के लिए पोस्टपोन किया है। तो ये जून क्वार्टर तक हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन अगेन मिली है, तब तक प्रोबेबली कई और तरीके निकल जाएंगे। तो मैं ये देखता हूं कि इस क्वार्टर में, जो अप्रैल मई जून का क्वार्टर है, उसमें वापस मार्जिन फंडिंग बुक क्रिएट होनी शुरू होगी, डेवलप होनी शुरू होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो 1 अप्रैल से जो एसटीटी बढ़ा हुआ लागू हुआ है, उसका कुछ असर है वॉल्यूम्स पर? हमारे यहाँ पे चूंकि डेरिवेटिव बुक काफी कम है, हमारे अगर ब्रोकिंग में देखें तो डेरिवेटिव बुक 50% है, एंड विद इन दैट डेरिवेटिव बुक अगेन कमोडिटी, करेंसी एंड फिर एफ&ओ है। तो उसका इम्पैक्ट होता है, डेफिनेटली हुआ है ओवरऑल अगर आप सेंटिमेंट्स में देखें, बट बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे इसका असर देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट अगर मार्केट वॉल्यूम्स में भी देखें तो आई थिंक इफ यू रियली सी market volumes on derivative side, there is a consistent and constant growth in terms of turnover on derivative book, future and option दोनों की मिला के देखें तो करीब करीब वो बुक एक्सपैंड हुई है करीब 11 से 12%। एज ए अदर वे राउंड अगर अपन देखें तो कैश मार्केट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 6% का नुकसान हुआ है। कैश मार्केट के एवरेज डेली टर्नओवर अगर अपन देखें और कंपेयर करें पिछले साल वर्सेस 25-26 को, तो 6% का टर्नओवर कम हुए, जबकि डेरिवेटिव बुक में यही टर्नओवर थोड़े बढ़े हैं। तो ये आई थिंक इम्पैक्ट धीरे धीरे नॉर्मलाइज होते जा रहे हैं, पीपल हैव स्टार्टेड एडॉप्टिंग दैट, बट हमारे यहाँ पे इसका देखने को कम मिला है। 83% क्लाइंट ऐसे हैं जो 30 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं। आजकल जनरली यंग इन्वेस्टर्स या फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स वो डिजिटल प्लेटफॉर्म ज़्यादा प्रीफर करते हैं। कोई स्ट्रेटेजी या फिर आप पर्पसफुली ज़्यादा उम्र के मेच्योर ट्रेडर या इन्वेस्टर ही चाहते हैं अपने क्लाइंट्स के तौर पर? अनिल जी, देखिए हमारा पूरा मॉडल रिलेशनशिप बेस्ड है, और उसमें भी हमने ज्यादातर फिजिकल को तवज्जो दी है। इसका मतलब हम अगेन रिलेशनशिप मैनेजमेंट को काफी तवज्जो दे रहे हैं। और ये वो इसलिए भी है क्योंकि जब निवेशक निवेश करता है तो उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट और सर्विसेज चाहिए होती हैं, गाइडेंस चाहिए होती हैं। तो हमारा ये मानना है जब ये निवेशक खाली निवेश की दृष्टि से देखने को आता है तो उसको ये सारी चीजें ये सारे माध्यम चाहिए रहते हैं। तो जब हम बात करते हैं और देखते हैं, हमने एज ए स्ट्रेटेजी बात की है कि हम निवेश को ध्यान में रखते हुए सारी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो जब निवेश से रिलेटेड स्ट्रेटेजी बनती है तो बाई एंड लार्ज जो एज ग्रुप आप बात कर रहे हैं 30+, उसी में वास्तव में लोग निवेश के माध्यम से सपोर्ट, सहयोग और एडवाइस के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, एंड दैट इज द ब्रैकेट विच इज आइडियली सुटेबल टू अस रादर देन न्यू एसेट क्लास, न्यू एज इन्वेस्टर जो कई बार अपने खुद के मंशा से काम करने की कोशिश करता है एंड निवेश की बजाय ज्यादातर लार्जर परसेंटेज में ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट होता है। और डेरिवेटिव मार्केट्स में जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट हैं, वहां पे अपने आप को ज्यादा एक्टिविटी करने की कोशिश करता है। तो वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, और इसी वजह से हमारे यहाँ पे लार्जली
जब पहले 30 से 25 से 30 साल के ब्रैकेट में आदमी जब ट्रेडिंग की सारी एक्टिविटीज करके, वो लोग जो ये समझते हैं कि हम इंडिपेंडेंट करने की बजाय कुछ एडवाइस, कुछ रिसर्च की इनपुट लेके, कुछ एडवाइस लेके, कुछ सपोर्ट लेके और हम डिसीजन लें और इस मार्केट में काम करें, तब हमारे पास